बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मामला चला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से, फिर इलेक्शन एक्ट आया। काजी साहब के आने से पहले 88 दिन पहले इनका नोटिफिकेशन कर दिया गया। बयानात आना शुरू हो गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हमारे जज आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद मामला आया सदर साहब पर, असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं, वो इलेक्शन की डेट नहीं देते। मामला फिर एक दफ़ा मशकूक हो जाता है कि शायद नवाज शरीफ के लिए पूरे सिस्टम को सरनिगू कर दिया गया उसके सामने। फिर वो फातेह लंदन आता है, उसके लिए प्रोटेक्शन बेल दी जाती है आउट ऑफ द लॉ जाके, फिर बायोमेट्रिक कराया जाता है एयरपोर्ट पे जाके। उसके बाद ये चेमगोइयाँ चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि 62(1)(f के तहत ताहियात नाअहल हैं तो उनके लिए गुंजाइश इसी बिल्डिंग से काजी वाइज ईसा साहब निकालेंगे। रफीक रजवाना साहब ने ABN को इंटरव्यू दिया और कहा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके नॉमिनेशन पेपर जाएंगे, उन पर जो होगा ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनली केस आएगा काजी फायज ईसा साहब के पास और यहाँ से उस ऑब्जेक्शन को दूर किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये मामला थोड़ा सा डिले हो गया जनवरी तक। 16 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आना ज़रूरी है, उसके बाद 54 दिन बनते हैं 8 फरवरी तक। लेकिन क्या लगता है कि जनरल इलेक्शन में फ़िलहाल नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं लेंगे, असम्बली आएगी, उसके बाद उनके लिए सीट की गुंजाइश निकाली जाएगी, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, वो पंजाबी की एक कहावत है हमारे यहाँ, टिड पाटा ढोल, कि भाई जिसके पेट में कोई बात हो ना और वो उससे टिकती नहीं है, वो फौरन ही उसको उगल देता है। यही हालत है इस वक्त आजकल नून लीग की। ये 5 महीने पहले इन्होंने ये ढोल पीटना शुरू कर दिया कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा, हमारा करण अर्जुन आएगा, हमें इंसाफ देगा, हमारे बाग जागेंगे और हमारे ऊपर फिर असम्बलियों के दरवाजे खुलेंगे। और वही हमने देखा कि वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होना शुरू हुई। ट्रायल कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे को इंसाफ मिला, हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी और दामाद को इंसाफ नहीं, रिलीफ, और वो भी होम डिलीवरी के साथ मिला। और फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब सहूलतकारी के लिए उसने भी वो क्या कहते हैं, वो किचन में जो पहनते हैं आगे उसको क्या कहते हैं, एप्रन। एप्रन, वो पहन के अब जज साहब जो हैं वो बैठ गए हैं। सारे औजार उन्होंने तेज चक चुक करके रख दिए और कहा है कि जनवरी में अब इस केस को सुना जाएगा। यानी आप देखें कि जो रफीक रजवाना साहब का आपने हवाला दिया, वो एग्जैक्ट वही प्लान है, वही प्लान है। और मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ दोस्तों से भी बात की तो वो भी यही कहते हैं कि ये सारा कुछ बाई डिजाइन, हमें ये लगता है कि ये सारा कुछ किया जा रहा है। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब पहले कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अभी आज देखें कि 3 से 4 रोज के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। कम से कम 54 रोज का मार्जिन हर सूरत रखना है। 16 दिसंबर तक मस्ट है। जी जी, तो उससे पहले पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस हफ्ते के आखिर तक इम्कान यही है। तो अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें पहले कागजात नामजदगी लिए जाएंगे, फिर वो फिल किए जाएंगे, फिर वो जमा कराए जाएंगे, फिर उसके ऊपर स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के अंदर जिसकी कोई कमी कोताहियां खामियां गलतियां निकलेगी, उसके बाद वो कागजात नामजदगी जो है उस पर एतराजात लगेंगे, वो वापस कर दिए जाएंगे, फिर उन एतराजात के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी। उन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले फिर आगे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे। तो फिर देखिएगा कि अब जैसे ही ये मामला चलेगा, अगर हम ये बात करें कि 15-16 जून को भी ये शेड्यूल जारी होता है तो केस आगे समाअत के लिए मुकर्रर होगा तकरीबन जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि 1 जनवरी तक तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां कर दी है। एक्सपेक्ट है ना 4 जनवरी। जी 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 जी। तो अब देखें कि 4 जनवरी तक तकरीबन ये बनते हैं, अल्लाह भला करे 20 दिन के करीब। अब इसमें कागजात नामजदगी जमा भी होंगे, वो मुस्तरद भी होंगे, फिर उसके बाद अपने ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे। और देखिएगा कि ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने शायद 20 रोज के अंदर मुकम्मल होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि अदालतें नीचे से ऊपर तक सहूलतकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी हैं। और शरीफ खानदान इस वक्त एक बादशाह और शाही खानदान के तौर पर पाकिस्तान में आ चुका है और हर तरह का शाही प्रोटोकॉल इस खानदान को दिया जा रहा है। तो अब आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चाहते तो इस मामले के साथ
ये टेकअप कर सकते थे कि गर्मी सर्दियों की चलें जी छुट्टियां हैं, तो आपने दीगर भी तो 3 स्पेशल बेंचेस बनाए हैं, जस्टिस बगैर नकवी वाला अलग है। भी सिस्टम को नंगा नहीं ना करना। तो पहले कौन से थे, एक वो चड्डी रह गई थी ऊपर सिस्टम की, वो भी इमरान खान खींच के वो जेल में ले जाके उसने रख दी है। तो अब तो पूरा सिस्टम नंगा, उसमें सिर्फ अदलिया की बात नहीं है, पूरे आप तो समझ आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सबसे पहले सुनना क्यों जरूरी था, फिर इलेक्शन एक्ट और आइन को मिला के पढ़ना क्यों जरूरी था, आइन पर सिंपल मेजॉरिटी को क्यों फकीयत दी गई, कानून साजी का, वो सारे मामला तो अब खुल रहे हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल अकेले शख्स के लिए पूरे आइन को, पूरे कानून को, पूरी अदलिया को लटा दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अदलिया को यरगमाल बनवा दिया है, गिरवी रखवा दिया है। आप ये देखें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर ये एतराजात लगते थे कि वो जो है वो मुकदमात कानून के मुताबिक नहीं सुनते, एक चीफ जस्टिस जो है वो सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर काजी साहब अब क्या कर रहे हैं, तो काजी साहब छोड़े, अब आपको सदर का किरदार मशकूक नजर आया आज? देखिए सदर वो सारे यहाँ पर हर डेट क्यों नहीं दी गई सर, हर चीज मैनेज हो चुकी है, हर चीज मैनेज हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब, हमें इधर उधर जाने की कोई कंस्पिरेसी थ्योरी गढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून वाले अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं इन सारी बातों का। 88 दिन पहले नोटिफिकेशन किया गया उस वक्त इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दबाव में लाना था, उसको उनको प्रेशराइज करना था, क्योंकि वो उस वक्त भी शायद कोई तौहीन अदालत का मुकदमा सुन सकते थे या इस तरह का कोई और कार्रवाई वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर सकते थे। उनको वो कहते हैं ना पंजाबी में कि ये वट्टा जो था ना बंदयाल साहब को जो मारा गया था, वो वट्टा बाहर से नहीं आया था, वो वट्टा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को अंदर से मारा था। जस्टिस एजाजुल हसन ने और पक्का कर जी जी, वो और पक्का कर दिया है, मोहर लगा दी। और देखें कि उन्होंने बदनीयती ऐसे अयां की है चीफ जस्टिस साहब की कि जो गड़ा चीफ जस्टिस साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजेस के लिए खोदा था, अब वो उस गंदे गड़े में ये खुद गिर चुके हैं। कैसे सर देखे ना, ये बेंच फिक्सिंग का इल्जाम उन पे लगाते थे, अब इन्होंने क्या किया, एजाजुल हसन साहब ने तो इनकी क्या कहते हैं कि इनको वो उस पर डिटेल में लीड कर दिया, पूरा पढ़ के सुनाना वो जी 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 बिल्कुल। काजी फायज ईसा साहब ने अब जो कहा है, ये मामला एकदम से टेकअप कैसे किया गया, टाइमिंग को क्या बताइए? बिल्कुल बहुत मशकूक टाइमिंग है, बहुत मशकूक तरीके से। 2018 में दरखास्तें आई, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, और फिर देखें कि इधर मुस्लिम, अभी आपको याद है ना पिछले दिनों जब ये अल-अजीजिया वाला पिछले हफ्ते केस की समाअत हुई है, तो उसके बाद फिर 7 को हुई है, फिर 12 को नहीं है, कल फिर जी जी 7 को जब हुई तो उसमें एक बार फिर ये नुक्ता उठाया गया कि नवाज शरीफ साहब की अगर यहाँ से नहली खत्म भी हो जाए, ये सजा खत्म भी हो जाए, तो नवाज शरीफ साहब की जो नहली है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत दी है, जो उनका डिक्लेरेशन। एक बंदा कैसे पहले सादिक और अमीन नहीं था और अब एकदम से 5 साल के बाद सादिक और अमीन जी 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 जी, और देखिए कि वहां से बात शुरू हुई और कहा गया कि यार ये चीज तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं करेगी, नवाज शरीफ साहब की नहली खत्म नहीं हो सकती। तो फिर देखें कि अचानक एक ये इंतखाबी उजरदारी का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा था, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया अचानक। और फिर इस केस की समाअत के दौरान अचानक से मुझे बताएं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज क्या था? यही एतराज था ना जो 16 फरवरी को वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वाला केस। तो जी देखें ये तो तबादले का मामला था, तो इसमें से इन्होंने ये इलेक्शन वाला मामला कैसे टेकअप करवा दिया। तो ये अब चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, ये जो बैरियर टाउन वाले केस में इन्होंने बैरियर टाउन की दरखास्त 90 मिलियन उठाया। हमारी बैरियर टाउन की दरखास्त ये थी कि भाई हमें 20 वाले नंबरों में आपने स्कोर सेटल किया उमर अता बंदयाल साहब के साथ। जी जी जी, कौन सी जगह जहां पे आपने स्कोर सेटल नहीं किया? सर इन्होंने हर जगह कोशिश की, हर जगह पे इन्होंने, लेकिन बात यह है कि जैसी नीयत वैसी मुराद, जो गड़े इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के लिए खोदे थे, अब ये बारी बारी उन्हीं गड़ों में गिर रहे हैं और ये खुद अपनी जो रुसवाई का सामान अब ये खुद ये बना रहे हैं। और जस्टिस एजाजुल हसन ने तो आज इनके पल्ले कख भी नहीं छोड़ा। और आप देखें कि 2018 का केस अचानक लगाया गया, उसमें 2 मामलात को फिर अचानक मिलाया गया और कहा गया। मुझे एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आज अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा यार पिटीशन का वेट कर लेते होंगे, सादा कानून साजी का जो मामला है अपील कर लेते, लेकिन पुराने मुकदमात में हो नहीं सकती थी, उस नुक्ते को यहाँ कवर किया जी, उसको यहाँ पर कवर किया गया है, क्योंकि निशानदेही अब ये की जाएगी कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में फैसला दिया था, रिव्यू भी हो चुका उसका। जी जी, रिव्यू भी मुस्तरद हो चुका है, तो अपील अब वो कर नहीं सकते क्योंकि टाइम गुजर चुका है और अपील का इतलाक माजी के मुकदमात पर होता नहीं सकता। जी जी, तो अब ये देखिए कि इन्होंने कहा कि ये जो 2018 में फैसला आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौके आइन के अंदर नाअहली लिखा हुआ है, उसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं है
और कोई ऐसा कानून भी मौजूद नहीं है जो नहली की मुद्दत के तयन के हवाले से हो, तो इसलिए यहाँ पर ये नहली जो है ये ताहयात होगी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब उसकी जद में आए। फिर आप देखें कि वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लोग उस बारे में क्या राय देते हैं कि भाई देखें उस वक्त अगर कानून नहीं था तो फिर जून में आके वफाकी हुकूमत ने कानून साजी कर दी। अब वफाकी हुकूमत ने कहा है कि कोई भी सियासतदान अगर मेजॉरिटी थी जो आइन को चेंज कर लें, नहीं, कानून को कैसे हम प्रेफर कर सकते हैं? यही बात है यहाँ पर ये इशू जरूर खड़ा होगा, लेकिन काजी साहब कुछ भी कर सकते हैं। ये टोपी के अंदर से कबूतर निकालना इनके लिए कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। आप अभी देखें ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस बात को, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है जिसमें वफाकी हुकूमत ने अपील का हक दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी नजरसानी को अपील के लफ्ज के साथ तब्दील नहीं किया जाएगा, आप अपील नहीं दे सकते। तो काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कैसे अपील का हक दिया? वो जी देखें, अगर किसी सियासी जमात के पास 1 वोट नहीं है तो वो फिर इसका मतलब है तरमीम ही नहीं कर सकते। तो फिर उसमें उन्होंने तरमीम की जी। जो दरवाजे काजी फैज ईसा साहब ने शरीफ खानदान के दरवाजा नहीं खोला, ये सर्व किया गया। मैं कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज ये बाकायदा एजेंडे को सर्व किया गया, जो प्लान बनाया गया था उस पर अमल दरामद शुरू किया। सर देखें, मुस्लिम लीग एक बंदा है जिसने पूरे सिस्टम को अपने पांव के नीचे रखा हुआ। जी मुस्लिम लीग नून पहले से कह रही है जी करने की, वो पहले से कह रहे थे कि हमारे काजी साहब आएंगे तो हमें इंसाफ देंगे। आने वाले चीफ जस्टिस काजी जो है वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को कैसे पता चला था कि आने वाले चीफ जस्टिस उनके बारे में ये ख्यालात रखते हैं? इसका मतलब ये है, तो ये जज थे ना जो चल पार्लियामेंट के फ्लोर पे चले गए थे, कानून आइन की किताब हाथ में पढ़ के, वो आइन 14 मई को रौंदा गया, बिल्कुल वो 9 मई के बाद रौंदा गया, वो 9 मई के बाद मुसलसल रौंदा जा रहा है लोगों को उनका हक ना देकर। तो काजी साहब के सोए हुए हैं? बिल्कुल सोए हुए नहीं है। काजी साहब के दौर में मेरे ख्याल में पहले कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, अब कानून अंधा नहीं रहा, अब काजी साहब अंधे हो चुके हैं। कानून की आंखें जो है वो दोनों जो है वो वापस आ चुकी हैं। और आप देखेंगे अगर नून लीग ये इल्जाम लगा रही थी कि आने वाले चीफ जस्टिस इंसाफ देना चाहते हैं तो इससे वाज़ेह तासुर मिलता है। इंसाफ दें, लेकिन सबको दें। सर इंसाफ तो है ही नहीं ना, रिलीफ असल चीज तो रिलीफ है ना, असल चीज तो रिलीफ है यार। जो लोग आए तो आपके इंसाफ के सारे कानून और किताबें जाग जाती हैं। ओपन एंड शट केसेस जिस तरीके से बंद हुए हैं, वो हमें क्या इस कौम को नहीं पता? इस कौम के सामने ये सारा ड्रामा नहीं चल रहा है इंसाफ के नाम पे जो तमाशा लगाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर? और अब तो चीफ जस्टिस जो है, कभी आईनी मार्शल का लफ्ज सुना? मैं चीफ जस्टिस को जुडिशियल डिक्टेटर पहले ही कह चुका हूँ। नहीं तो ये आईनी मार्शल ही है सर, ये आईनी मार्शल ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है इस वक्त पाकिस्तान में। हाईकोर्ट की तरफ प्रोसीजर कानून को जिस तरीके से खुद बना के आईनी करार दे के जिस तरह उसको जूते की नोक पे रखा गया है, आइन साइड में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अवलीन सर वो भी नहीं ना किया ना, या तो फिर उसके ऊपर अमल करते, उसके ऊपर भी अमल नहीं किया, उसको भी जूते की नोक पे रखा है और उसको उठा के वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। हम जस्टिस इजाजुल हसन साहब के खत के ऊपर तफसीली वीडियो करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से इल्जाम लगाए हैं, अब मुझे साहब ने क्या क्या ब्लंडर किए और कैसे कैसे इन्होंने। आखिरी बताएं जी नवाज शरीफ साहब जीत गए सिस्टम से आज? सर देखें अभी कुछ देखना बाकी है। बिल्कुल वो मैं नहीं जीत नहीं चुके, नवाज शरीफ साहब जीते नहीं है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की हार है कि हमारा सिस्टम दर हकीकत डिजाइन ही ऐसे किया गया है, बाय डिफॉल्ट ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो नवाज शरीफ जैसे लोगों को, आसिफ जरदारी जैसे लोगों को, वो दीगर जो करप्ट लोग हैं वो उनको उनकी सहूलतकारी करता है, उनको मफाद देता है। एक बात ज़हन में रखें कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की शायद ये तीसरी नस्ल है। उनके वालिद साहब भी जो है वो रहे हैं, सफीर रहे अपने दौर में जब पाकिस्तान बना था, तो वो काजी साहब इस सिस्टम से मुस्तफीद होने वाले लोगों में से है। तो ये हो ही नहीं सकता कि काजी साहब इस सिस्टम के अगेंस्ट किसी जगह पर जाएंगे। ये जो सिस्टम से फायदा ले रहे हैं वो सारे इसके सहूलतकार होते हैं। जहां पर एक फंसता है दूसरा आकर उसको रेस्क्यू करता है, उसको बचाता है, उसकी मदद करता है। और यही चीज हम देख रहे हैं कि जज फंसे तो दीगर इदारे आते हैं, दीगर इदारे फंसे तो अदलिया आगे आती है, अदलिया फंसे आपने एस्टैब्लिशमेंट आती है। तीसरे नंबर पे इदारों में जी तीसरे नंबर मुल्क की अदलिया का नाम सुना था? देखे ना वो फखर 140 में से 130 नंबर पे आने के लिए इसी तरह की मेहनत की जरूरत होती है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। वो एक मगरबी फलासफर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनकी वालदा एक बच्चे के साथ कहीं बैठी थी ना, तो उसने
कहीं वो बच्चे को बता रही थी अल्लाह के बारे में, तो वो उसने बताया कि जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो मतलब इंसानों के ऊपर रहमतें भी करता है, वो गुस्सा भी करता है। तो वो जन्नत के बारे में भी, उस दोज़ख के बारे में भी उसने जिक्र किया। तो उसने पूछा कि क्या अल्लाह मुझे भी जो है वो दोज़ख में डाल देगा दूसरे लोगों की तरह जो दीगर इस तरह गुनाह करते हैं? तो उसकी वालिदा ने कहा कि बेटा, दोज़ख में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहां हमारे जजेस ये वो मेहनत कर रहे हैं दोज़ख में जाने के लिए कि कौन सबसे गहरी जो रुतबा है वो उनके हिस्से में आएगा, यहाँ पर तो मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। ट्रायल कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, या आप सुप्रीम कोर्ट को आप देख ले, जिस तरीके की सहूलतकारी की जा रही है। ये उमर अता बंदयाल साहब, मैं कहता हूं कि सलाम है उनको, जस्टिस मज़हर नकवी साहब को, जस्टिस इजाजुल एहसन को, जस्टिस मुनीब को, जस्टिस आयशा को, कि जिन्होंने इतने दबाव के बावजूद वो डटे रहे, वो इस फसाइयत का वो भी मुकाबला करते रहे। उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का फैसला भी दिया, अगरचा वफाकी हुकूमत ने फैसला ना करके, अमल दरामद ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने फैसला किया और कहा कि दोनों सूबों में इंतखाबात करवाए जाए। तो काजी साहब के अंदर तो इतनी जुर्रत भी नहीं है, ये अपने फैसले में कहते हैं माजी में ये होता रहा, माजी में वो होता रहा। तो अब आपके सामने हो रहा, कर ले, अब कर लेना, जिसको आपने जो तोप मारनी है, अब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कर ले, क्यों नहीं होता आपसे? अब आप फैसलों में फिर लिख रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल के लिए ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे। मैं तो नहीं खिलाफ हुआ, तो यही चीजें थोड़ी सी थी जी जी, जिसको वो कहते हैं जी जी, वापस आ गई जी जी, वो इनको खड़े होना शुरू हो गए। जी जी। तो ये देख ले कि आपके सामने आइन मुअत्तल हो चुका है, बार बार टूट रहा है, जिम्मेदार मौजूद है, जिन्होंने आइन पर अमल नहीं किया वो मौजूद है। तो अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है, इखलाकी जुर्रत है, अल्लाह ने आपको इस ओहदे पर बिठाया, तो फिर आप पकड़े ना इनको। उसमें सदर पाकिस्तान आता है, इलेक्शन कमीशन आता है, या रियासती इदारों के लोग आते हैं, वफाकी या निगरान हुकूमतें आती है, पकड़े सबको लगाए आर्टिकल 6 और बनाए संगीन गद्दारी का केस। लेकिन बात ये है करामत मुगल साहब के कोयटा से ताल्लुक रखने वाले हैं शहजादा गफ्फार साहब, सीनियर सहाफ़ी, जानते होंगे आप। जी जी, उनका एक आर्टिकल छपा था किसी निकी एशिया नाम की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर, और उसमें वो कहते हैं कि काजी साहब जो है ना वो हाथी के उन दांतों की जैसे हैं जो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये बढ़ के बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन होता इनसे कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो इब्तदाई 3 महीने हैं उसमें हम ये देख चुके हैं कि काजी साहब ने बढ़ के तो बहुत रज के मारी हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जिस कानून को ये आइन और कानून की बालादस्ती का कहते थे, उसी कानून को रोंदते हुए ये अब बेंचेस जो है वो तश्कील दे रहे हैं। और देखें कि नवाज शरीफ साहब के मामले पर ये चाहते तो ये मामला अभी टेकअप हो सकता था। शौकत अजीज सिद्दीकी का इनफरादी मामला था। ये बुनियादी जो हकूक हैं अवाम के, जो मुंतखब नुमाइंदों का ये मामला है, ये बुनियादी हकूक से जुड़ा हुआ है, ये आइन की तशरीह से जुड़ा हुआ है। ये फौरी तौर पर इसको फिक्स किया जाता और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तशरीह करती। लेकिन बदनीयती है कि नवाज शरीफ साहब को मौका दिया जा रहा है कि वो इंतखाबी शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी जमा करवाएं, वो मुस्तरद हो, वो अपील में जाए, अपीलें चलती चलती सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस के साथ उसको नत्थी करके सुनेगी और कहेगी ओ नवाज शरीफ साहब आपके साथ तो हम माफी चाहते हैं, ये तो कानून बन चुका है, आपके लड़के जी जी। तो ये सारी चीजें हमारे जो यहाँ पर बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे साफी दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की तो वो भी कहते हैं कि ये सारी चीजें बिल्कुल ये बाई डिजाइन हो रही हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ फराहम करना है। बहुत शुक्रिया सईद मुल्क साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।